Hello everyone, welcome to EduNook. So in this video, we are going to discuss all the important results which are given in the chapter Circles of Grade 9. So जितनी भी theorems इस chapter में हैं, they all are very important and generally बच्चों को इस chapter में because बहुत सारी theorems हैं तो कुछ ना कुछ confusion रहता है. So let's discuss each and every result. So the result one here is that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. So what are the words? Let's just read the theorem very carefully. क्या लिखा है? Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. कौन एंगल सबटेंड कर रहा है? इक्वल कॉर्ड्स. क्या सबटेंड कर रही है? इक्वल एंगल्स. और कहाँ सबटेंड कर रही है? सेंटर पे. तो अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसके अंदर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स दी हुए हैं. सो लेट्स सपोज मैंने एक कॉर्ड ये बना ली ए बी और एक कॉर्ड है मेरे पास ये सी डी और एक सेंटर है, राइट? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स कहाँ एंगल बना रही है? सेंटर पे. तो अगर ए बी सेंटर पे ये एंगल बना रही है एंड सी डी सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. तो बेसिकली गिवन क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल है और प्रूफ क्या हो रहा है इस रिजल्ट से कि जो सेंटर पे एंगल्स बन रहे हैं वो भी क्या है? इक्वल. सो लेट्स सपोज आपको ये बोला है कि ये 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है और ये कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर का है और एक ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का एंगल है, तो बाय दिस रिजल्ट ये दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री. क्योंकि इक्वल कॉर्ड सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करती है. अगर मैं इस थ्योरम के कन्वर्स की बात करूं तो अब इसमें इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन दोस कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल. सो पहले वाले रिजल्ट में क्या था? आपके पास कॉर्ड इक्वल थी तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा. और अगर आपके पास कॉर्ड से जो दो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, अगर वो दोनों आपको एंगल इक्वल गिवन है तो ये बाय दिस रिजल्ट ये कॉर्ड भी क्या हो जाएगी? इक्वल. सो इन केस अगर आपको दिया हुआ है कि ये 50 डिग्री का एंगल है और ये भी 50 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये कॉर्ड 5 सेंटीमीटर की है तो बाय दिस रिजल्ट ये कॉर्ड भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की. सो इन द फर्स्ट रिजल्ट इक्वल कॉर्ड्स दी हुई है, इक्वल एंगल हम प्रूफ कर रहे हैं. कन्वर्स में हमें इक्वल एंगल दिए हुए हैं और हम उसे इक्वल कॉर्ड प्रूफ कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. तो क्या दिया हुआ है? गिवन इज कि एक परपेंडिकुलर है सेंटर से, अगर वो कॉर्ड पे आएगा तो वो उस कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट. तो अगर हमारे पास एक सर्कल है और सेंटर से, किधर से? फ्रॉम वेयर द परपेंडिकुलर इज कमिंग? सेंटर. सो वी हैव अ सेंटर, लेट्स सपोज दिस सेंटर ओ. यहां से एक आया परपेंडिकुलर और इस कॉर्ड पे आया है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल इज गिवन टू अस, राइट? ये वाली चीज हमें गिवन है. तो ये वाली अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर आएगा तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट. दैट मीन्स अगर ये पॉइंट सी है तो ए सी विल बी इक्वल टू बी सी. सो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, इफ दिस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो जो कॉर्ड है वो क्या होगी? बाइसेक्ट होगी. इसके इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. लेट्स सपोज कॉर्ड अगर 8 सेंटीमीटर की है तो आप बोल सकते हो AC 4 सेंटीमीटर है और BC भी क्या है? 4 सेंटीमीटर. सो 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो कॉर्ड क्या होगी? बाइसेक्ट. सिमिलरली अगर आप इसका कन्वर्स देखो, बोला है कि अगर एक लाइन आ रही है सेंटर से, जो सर्कल लाइन आ रही है सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो पक्का एक 90 डिग्री का एंगल ही वहां बनाएगी, मतलब वो परपेंडिकुलर भी होगी कॉर्ड के. सो अगर मैं इसका कन्वर्स देखूं तो मेरे पास सेंटर है, सेंटर से एक लाइन आ रही है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है. सो दैट इज गिवन टू मी कि जो ए बी सी, यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ये चीज इस चीज के, ये फ्रैगमेंट इस फ्रैगमेंट के इक्वल है. तो अगर ये बाइसेक्शन हो रही है तो ये जो लाइन सेंटर से आ रही है ये पक्का क्या बना रही है? एक 90 डिग्री का एंगल. सो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें परपेंडिकुलर गिवन था, हम बाइसेक्शन प्रूफ कर रहे थे. और कन्वर्स में हमें बाइसेक्शन गिवन है, हम उसे परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी द थर्ड रिजल्ट. equal chords of a circle or of congruent circles are equidistant from the center or centers. ये अभी और वाली बात भी मैं आपको बताती हूँ क्या है. बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉर्ड
इक्वल कॉर्ड है सर्कल में, अगर वो इक्वी डिस्टेंट, जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो हमेशा सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं। सो लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स बना ली। सो एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी। सो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस भी, तो मतलब डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा वर्टिकल सीधा स्ट्रेट लेंगे बिल्कुल। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल। सो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल। सो सपोज करो ये ओ एम एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी का, और ये ओ एन एक डिस्टेंस है। सो अगर ए बी और सी डी इक्वल है, मतलब दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल है, तो आपके पास अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो बात लिखी है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, जिनके रेडिया इक्वल। तो यही सेम थ्योरम अगर दो सेपरेट सर्कल्स में हम प्रूव कर रहे हैं तो भी ये ट्रू है। तो अगर मैं आपको दो सर्कल बना दूं और दोनों ये सेम रेडियाई के सर्कल है, अब इन दोनों सर्कल में भी अगर एक कॉर्ड दी हुई है हमें, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ के, सपोज करो ये भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ये भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या होगा, बिल्कुल इक्वल। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये डिस्टेंस सपोज करो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। सो ये दोनों सेपरेट सर्कल्स के लिए भी ये ट्रू है, सेपरेट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए ट्रू है। ये नहीं कि अगर आपके पास एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उधर भी ट्रू हो जाएगा, और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है उसके लिए ट्रू होगा। ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स या तो सेपरेट सर्कल्स या विद इन अ सेम सर्कल अगर आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं तो भी ये ट्रू होगा। अब द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज कि अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से तो वो लेंथ में भी क्या होंगी, इक्वल। तो अगर मेरे पास एक रिजल्ट है कि आपके पास दो कॉर्ड्स हैं और इन दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, तो सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ओ एम और एक डिस्टेंस है ओ एन, आपको दिया हुआ है ये भी 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये भी 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो आई कैन से कि जो ए बी कॉर्ड है और जो सी डी कॉर्ड है वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल। सो पहले रिजल्ट 3 में क्या हुआ, जो इसका मेन थ्योरम है इसमें दिया हुआ है कि कॉर्ड इक्वल तो डिस्टेंस बराबर, और कन्वर्स क्या हो गया, अगर डिस्टेंस बराबर तो कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल। सो बोथ द थिंग्स आर ट्रू हेयर, रिजल्ट भी ट्रू है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। Now let's see result 4. Now this is the most important theorem from this chapter. बहुत ही important theorem है और इस पे questions mostly exams में आता ही आता है. So the theorem here is the angle subtended by an arc at the center. क्या बोला है कि जो एंगल से, पहले तो मैं एक सर्कल बना देती हूँ। सपोज करो मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने क्या किया, एक आर्क यहाँ बना ली, तो सेंटर है ओ और आर्क है ए बी, राइट। तो बोला है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो अगर मैं ए बी से सेंटर पे एक एंगल बनवाऊं, so this is the angle subtended by the arc AB at the center. So this angle here, angle AOB is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. तो हम यहाँ पे मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन थिंग इज दिस आर्क ए बी। अब ये आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो एंगल हमेशा डबल होगा उस एक हर एक एंगल के जो ये किसी और सर्कल की रिमेनिंग बाउंड्री पे बना रही है। तो ये तो हो गया अभी सर्कल की ये कंप्लीट बाउंड्री है, राइट। अब इस बाउंड्री में से ये ए बी तो हो गई आर्क, तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो क्या हो गया आपके पास, जो बचा हुआ पोर्शन है वो है ये, राइट। अब इस बचे हुए पोर्शन पे ये अगर जो भी एंगल बनाएगी, मतलब सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता है बाउंड्री पे, तो ये आर्क जब बाउंड्री पे ये कोई एंगल बनाएगी तो वो एंगल हमेशा इस सेंटर वाले एंगल का क्या होगा, हाफ। बेटा कभी आपको गलती नहीं करनी, ध्यान रखो जो सेंटर पे एंगल है वो डबल है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा। सो सपोज अगर ये 200 डिग्री है, सो दिस एंगल विल बी 100 डिग्री, ठीक है।
तो हमेशा सेंटर वाला एंगल डबल होगा, बाउंड्री वाला एंगल हाफ होगा. सो इन अ सर्कल, आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर. The angle subtended by an arc at the center is always double the angle subtended by it at any other point on the remaining boundary of the circle. Now, इस थ्योरम में हमारे पास तीन मेजर केसेस होते हैं. सो दिस इज अ केस वन. केस वन में क्या है हमारे पास? केस वन में ए बी इज अ माइनर आर्क. ए बी क्या था? एक माइनर आर्क. आई कैन सी कि जो ए बी है एक माइनर आर्क है, राइट. अब लेट मी क्रिएट अनदर केस जहां पे मैंने क्या किया, ए बी को एक सेमी आर्क बना दिया. मतलब ए बी क्या कर रहा है? एक सेमी सर्कल बना रहा है. तो क्या होगा? ये पूरी कंप्लीट एक डायमीटर होगी और ये आर्क कैसी है? बिल्कुल आधी है, ये सेमी आर्क है. सो अब एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी, सेमी आर्क एट द सेंटर इज विच एंगल? दिस एंगल. एंड यही आर्क जब बाउंड्री पे एंगल बनाएगी तो वो कौन सा बनाएगी? दिस एंगल, राइट. आई कैन क्लियरली सी कि ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है, और जो बाउंड्री पे बनेगा एंगल सेमी आर्क से वो क्या हो जाएगा? इसका हाफ, दैट विल बी 90 डिग्री. तो ओ ये सेंटर है इधर, ठीक है. सो आपके पास ए बी केस वन हो गया व्हेन ए बी इज अ माइनर आर्क. सो इस केस में हमारे पास ए बी एक छोटी आर्क थी, सेंटर का एंगल डबल है, बाउंड्री पे जो एंगल है वो हाफ है. अब केस टू जो मेरे पास है, केस टू में मेरे पास ए बी क्या है? सेमी आर्क. ए बी इज अ सेमी आर्क. सो आपको इस केस में पता लग गया, क्योंकि सेमी आर्क है, डायमीटर है, तो स्ट्रेट एंगल बना रहा है सेंटर पे 180 डिग्री. तो ऑटोमेटिकली जो भी बाउंड्री पे एंगल हुआ वो क्या हो गया? 90 डिग्री. सो ये इसका हाफ हो गया. नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमें हमेशा एग्जाम्स में कंफ्यूज करता है, दैट इज अ केस ऑफ अ मेजर आर्क. सो लेट सपोज अगर मैं एक मेजर आर्क बनाऊं, मेजर मतलब जो 90, मतलब जो सेमी आर्क से ज्यादा है. माइनर हो गया जो सेमी आर्क से कम है. बिल्कुल आधी जो आर्क हो गई वो हो गई सेमी आर्क, और आधी से ज्यादा खुली हुई आर्क कौन सी हो गई? मेजर आर्क. तो सपोज करो मैंने आर्क क्या किया, ये पॉइंट लिया ए बी. सो मैं मेजर आर्क ए बी की बात कर रही हूँ अभी, नॉट द माइनर वन. सो लेट मी जस्ट मार्क दिस विद अनदर कलर फॉर यू. सपोज करो ये आपकी मेजर आर्क है, राइट. सो अब इस आर्क में, अब ये वाली जो आर्क है ए बी जो मैंने ब्लू कलर से मार्क करी है, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है. और ये रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनाएगी? ये वाला एंगल. सो दिस एंगल विल बी डबल, and this reflex angle at the center will be double the angle subtended by it here. So suppose करो मैंने ये वाला एंगल आपको बोला है 200. सो दिस एंगल विल बी 100. अब आपको एग्जाम में क्या करते हैं ये, अगर पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या कर देते हैं, आपको ये वाला पोर्शन ना देके दे गिव यू दिस एंगल. वेट, लेट मी मार्क दिस एंगल हेयर वंस अगेन. समटाइम्स दे गिव यू दिस एंगल. सपोज करो आपको ये एंगल इन्होंने दे दिया 60 डिग्री, और दे विल टेल यू कि आप ये वाला एंगल एक्स फाइंड करो, राइट. तो बच्चे क्या करते हैं, बिना सोचे समझे इस 60 को सोचते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 वाला तो डबल हो गया. बट अगर आप ध्यान से देखो, जो 60 डिग्री एंगल है वो ए बी माइनर आर्क सबटेंड कर रही है. ये माइनर वाली आर्क 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, पर हमने कौन सा करना है? ए बी वाला. तो अनदर पार्ट ऑफ द बाउंड्री एक्स एंगल जो है वो किसका हाफ है? वो इस वाले एंगल का हाफ है. तो आप क्या करोगे? कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री में से 60 माइनस करोगे तो ये 300 डिग्री आएगा, और 300 का हाफ क्या हो जाएगा? 150 डिग्री. So x will be equal to 150 degree in that case. So this is a most important case where AB is a मेजर आर्क. आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन सा एंगल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगर मैं इसी चीज, सॉरी, दिस थ्योरम इज क्लियर. अगर मैं ध्यान से देखूं इसी में, अगर मैंने आपको ये बोला है कि ये वाला ए बी जो एक पार्ट है, ये 60 डिग्री आपको ये दिया हुआ है, तो 60 डिग्री ये माइनर आर्क सबटेंड कर रही है. तो अगर आपको मैं इधर की तरफ एंगल दूंगी यहाँ, तो दैट विल बी 30 डिग्री, वो उसका हाफ हो जाएगा. बट क्योंकि मैंने एंगल आपको उस तरफ दिया है, ये एक्स इज ऑन दैट साइड, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल को कंसिडर करूंगी, ना कि 60 डिग्री वाले एंगल को.
ये वाला केस आपको बहुत ध्यान से देखना है एंड कॉन्सेप्ट आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए, जिससे आप कभी भी पेपर में कंफ्यूज ना हो कि एग्जैक्टली कौन से एंगल की बात की जा रही है। सो आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर करें। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट, 5 and 6 रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट नंबर 4 से ही आए हैं। सो लेट्स सी रिजल्ट नंबर 5। रिजल्ट नंबर 5 सेज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो आपके पास एक क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एक आर्क है वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है, वो इस एंगल का, ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। सपोज करो ये 80 डिग्री का एक एंगल है, तो ये एंगल 40 डिग्री हो जाएगा बाय आर प्रीवियस रिजल्ट। अब यही आर्क ए बी कहीं और एंगल बनाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और अगर यहाँ एक और एंगल बनाएगी तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये सारे ही सेंटर के जो एंगल्स हैं, सेंटर के एंगल का हाफ होंगे। तो अगर मैं ए बी जो आर्क है इसको ज्वाइन कर दूं, तो आप क्या देख रहे हो, ये सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। So I have this segment. I can see all the angles in this segment are equal. So this theorem, it says कि अगर आपके पास कोई भी सेगमेंट है, लेट्स सपोज मैं एक थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बना देती हूँ। सपोज करो मैंने एक कॉर्ड बनाई सी डी, तो कोई भी एंगल्स अगर बनेंगे, सपोज करो ये एक एंगल बना, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, so all these angles will be equal to each other because they are in the same segment. and क्यों है ये आपस में बराबर, क्योंकि ये सारे ही एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होंगे, तो इसलिए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो ऑल द एंगल्स दैट आर इन द सेम सेगमेंट दे आर इक्वल टू ईच अदर इन मेजर। नाउ एक चीज और, आप एक चीज का ध्यान और रखोगे कि अगर मैं बोल रही हूँ एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, सो आई मीन अगर सपोज करो मैंने अगर दोबारा एक केस आपको दिया कि ये ए बी है, सो मैंने बोला ये एंगल 40 डिग्री का है, लेट्स सपोज, तो फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई, राइट। सो एंगल एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज दैट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट। बट क्या मैं एंगल वाई के बारे में भी सेम बात कह सकती हूँ? नो, द आंसर इज नो, बिकॉज जो एंगल y है उसका जो ये वर्टेक्स है, दिस पॉइंट इज नॉट टचिंग द बाउंड्री। सो बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट आई मीन दैट एंगल्स वर्टेक्स शुड टच द बाउंड्री। ये नहीं है कि मैंने अगर कोई भी एक एंगल बना दिया लाइक दिस, या ये वाला एंगल बना दिया, ये एंगल बना दिया, तो दीज आर नॉट, दे आर माइट बी इन द सेम रीजन बट दे आर नॉट इन द सेगमेंट। ये एंगल बिल्कुल बाउंड्री पे टच नहीं हो रहा है। तो बाय एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट दे आर इक्वल। तो यू शुड बी क्लियर कि जो पॉइंट है दैट शुड टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। नहीं तो इस स्टेटमेंट से थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ जाती है, बच्चा सोचता है कि सेगमेंट में तो है तो सारे बराबर है। सो दैट इज नॉट द केस, द पॉइंट शुड टच द बाउंड्री। जो एंगल है वो बाउंड्री पे ही जाके बनना चाहिए, वो टच होना चाहिए सरकमफ्रेंस पे। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये पुराने ही थ्योरम का एक रिजल्ट है, जो उधर से ही बेसिकली डिराइव हुआ है। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज ऑल्सो द सेम रिजल्ट। मैंने आपको अभी फोर्थ रिजल्ट जो बताया उसका जो केस 2 था ये वही है। बोल रहे हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो वो भी केस 2 है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, सपोज करो ये एक डायमीटर है और यहाँ जो भी एंगल बनेगा, क्योंकि अगर मैंने एक डायमीटर ए बी बनाया है, ये सेमी सर्कल है पूरा कंप्लीट। अब इस सेमी सर्कल में जो भी एंगल्स होंगे दे ऑल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और मैंने उसका रीजन आपको बताया, क्योंकि सेमी सर्कल में सेमी आर्क है और सेमी आर्क सेंटर पे स्ट्रेट एंगल सबटेंड कर रही है, तो ऑल सारे एंगल्स जितने भी सेम सर्कल में सेम सेमी सर्कल में आएंगे दे विल बी हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। सो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 180 के हाफ, दैट इज 90 डिग्री। So I hope this theorem is also clear to everyone. So result 5 and 6 is also a sub result of result 4. So result 4 is very, very important from exam point of view. Now let's see the next result. Result 7 says if a line segment joining two points subtend equal angles
at two other points lying on the same side of the line containing the line segment. The 4 points lie on a circle. All these 4 points, they will lie on a circle. That means they will be concyclic. Now सुनने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लग रहा है, बट इफ आई रियली ब्रेक इट डाउन, सो बहुत ही इजी और ऑब्वियस बात, मतलब काफी इजी बात इन्होंने बोली है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, सो अ लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट? सो लेट्स टेक दोस 2 पॉइंट्स. मैंने 2 पॉइंट लिए, लेट्स सपोज ए बी. सो आई हैव जॉइंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स. अब ये जो लाइन सेगमेंट है जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है. और कहां कर रही है? एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. सो अगर मैंने ये लाइन ए बी बनाई, तो मैंने इसकी सेम साइड, तो या तो मैं ऊपर वाली साइड ले रही हूँ या नीचे वाली साइड ले रही हूँ. तो अगर मैंने ऊपर वाली साइड ली, अब इसने ऊपर की साइड, सेम ही साइड पे 2 एंगल्स सबटेंड जो करे, सपोज करो एक ये 2 एंगल सबटेंड करे. अब एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. तो अगर तो ये दोनों एंगल इक्वल है, सो क्या होगा? जो चारों पॉइंट्स है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये जो 2 पॉइंट पे इसने ये एंगल सबटेंड करे हैं, सपोज करो सी और डी, ये चारों ही पॉइंट क्या है? दे विल लाई ऑन अ सर्कल. मतलब दे विल बी कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक मतलब बेसिकली आप इन सारे पॉइंट से एक आप सर्कल पास करवा सकते हो. So concycling matlab they all these four points will lie on the boundary of a circle. The 4 points will lie on a circle. एक बार दोबारा बता रही हूँ क्या बोल रहे हैं इसमें कि a line segment joining these 2 points if they subtend equal angles at on the same side. तो सपोज करो मैंने नीचे की साइड 2 पॉइंट लिए और इन 2 पॉइंट पे ये ए बी जो है लाइन सेगमेंट, ये एंगल सबटेंड कर रही है. तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. तो अगर तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं दे विल लाई ऑन अ सर्कल. दे विल डेफिनेटली लाई ऑन द, अब ये बहुत अच्छे से मैंने बना नहीं पाई हूं मैं, बट दे ऑल दीज 4 पॉइंट्स विल लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. आई होप दिस रिजल्ट इज ऑल्सो क्लियर. स्टेटमेंट बहुत लंबी है, बट अगर मीनिंग निकालो तो बहुत ही आसान बात इसका मीनिंग है. Now the next very important thing of this chapter, that is cyclic quadrilateral. So exactly what is a cyclic quadrilateral? Cyclic quadrilateral को समझना पहले जरूरी है. हमने पीछे एक वर्ड देखा कॉन्साइक्लिक, जैसा मतलब अगर रिजल्ट 7 है और इसमें बड़ी सिमिलैरिटी है. बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आपको सबको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या है. क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स. सो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमें नॉर्मली पता है कि जिसमें 4 साइड्स होती है वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप होती है. बट वो साइक्लिक कब होगा? क्योंकि हम सर्कल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल आए, सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए और मैंने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया. अब मैं आपके लिए 2 शेप बना देती हूँ. एक शेप मैंने सपोज करो ये बनाई. सो देर इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, दिस वन. सो जो फिगर 1 मैंने बनाई है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जो मैंने फिगर 2 बनाई है दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. रीजन बीइंग, जो पहला शेप है उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स क्या कर रहे हैं, बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं. सो दे विल बी called a cyclic, that together they will be called a cyclic quadrilateral. reason being उसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई करनी जरूरी है, मैंडेटरी कंडीशन है ये. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अगर तो एक सर्कल की चारों पॉइंट्स, चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो अगर आउट ऑफ दीज 4 वर्टेक्स if even one vertex is not lying on the boundary of the circle, then that quadrilateral will not be called cyclic. So अगर मैं केस 2 में देखूं तो 2 B और C तो लाई कर रहा है बाउंड्री पे, बट A और D लाई नहीं कर रहा है. So this quadrilateral will not be a cyclic quadrilateral. I hope that is clear to everyone कि अगर आपके पास एक quadrilateral है और उसके चारों vertices सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो उस quadrilateral को हम cyclic बोलते हैं.
Now let's see the result 8. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So this is a very important property of a cyclic quadrilateral. एग्जाम में ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस में आता है कि प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, आपको क्या करना होता है, उसमें यही आइडेंटिटी प्रूव कर देनी होती है. तो क्या प्रॉपर्टी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सपोज मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल and its name is PQRS. So PQRS एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया. तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, अगर मैं यहाँ देखूं अपोजिट एंगल का पेयर क्या है, एंगल P और एंगल R. तो इनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री. देयर सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल P एंड एंगल R आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स देयर सम that is equal to 180 डिग्री. ऐसे ही सिमिलरली एंगल Q और एंगल S का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. याद रखना एडजेसेंट एंगल्स की बात नहीं हो रही, अपोजिट एंगल्स की बात. सो अपोजिट एंगल्स किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और इसका सम क्या है, 180 डिग्री. सो दिस इज अ थ्योरम. नाउ कन्वर्स भी इसका ट्रू है कि अगर सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक. तो अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. और अगर सम किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक. जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूफ करो कि ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है. तो आपको कुछ ना कुछ दिया होगा उसमें कंडीशन. अगर आप ये समहाउ प्रूफ कर दो कि किसी भी एक पेयर को कि इनका एंगल A और एंगल C का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो आप उसको इवेंचुअली प्रूफ कर दोगे कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. I hope this is clear to everyone. So I have covered all the important results which are given in NCERT from this chapter. So I hope that is clear to everyone.